हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी नेक्स्ट सीडीपी की सीरीज़ लेके आए हैं। आपको पता है नोटिफिकेशन भी आपका एचटेट के लिए आ चुका है और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारे लास्ट ईयर एचटेट के एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है एंड नॉट फॉर ओनली वन लेवल। ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड फॉर मीन्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द लेवल। ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ द चाइल्डहुड। मतलब इनमें से तीन जो नाम है ना वो चाइल्डहुड स्टेज के हैं, हमारे बाल्यकाल के हैं, लेकिन एक नाम नहीं है। तो वो क्या है, देखिए एलिमेंट्री स्कूल एज भी होती है हमारी चाइल्डहुड में, स्मार्ट एज भी होती है, बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ये गैंग एज भी है क्योंकि बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये प्री गैंग एज हम इसको नहीं बोलेंगे, तो ये हमारा दूसरा नाम चाइल्डहुड का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा भाई मैंगोलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट IQ रेंज ऑफ मैंगोलिज्म मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो उसका हमसे क्या पूछा है, IQ पूछा है। किसका पूछा है भाई, मैंगोलिज्म का। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा माइंड में कि ये एक्चुअल में जो ये मैंगोलिज्म है ये क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उसके IQ रेंज की भी। तो देखिए, जस्ट वेट स्टूडेंट, देखिए किसकी बात कर रहे हैं, मैंगोलिज्म की। तो एक तो सबसे पहले भाई जो इनका IQ रेंज होता है ना वो 36 से 51 होता है। ठीक है, अब है जो मैंगोलोइड्स होते हैं ना वो पर्सन शॉर्ट होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, बोने टाइप से बंदे नहीं होते जो, उनको बोलते हैं मोनग्लोइड्स। दे हैव द शॉर्ट स्ट्रेचर बॉडी विथ स्मॉल राउंड हेड। छोटा सा सिर होगा, राउंड सिर होगा। एबनॉर्मली वेरी शॉर्ट नेक। मैंगोलिज्म जो बच्चे होते हैं उनकी नेक बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और थंब, उनके फिंगर्स, उनकी ये सारी चीज़ें बहुत स्मॉल होती हैं। आलमंड शेप्ड आइज़ उनकी होती हैं और जो नोज़ होता है ना वो एक फ्लैट नोज़ की तरह होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है नोज़। एंड दे यूजुअली हैव ए वेरी स्मॉल माउथ, मतलब एक छोटा सा मुंह उनका होता है। ठीक है, ड्राई लिप्स होते हैं और फिजर्ड, मतलब ऐसी करते हैं ना, रफनेस सी उनकी टंग होती है। ठीक है, इस तरीके से तो वो ये होते हैं हमारे मैंगोलाइड चिल्ड्रन। तो इनकी जो IQ रेंज है ना भाई वो कितनी होती है, 36 से 51। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा, मतलब आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच डज नॉट कम अंडर द प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। मतलब इनमें से कौन सा है जो सोशलाइजेशन के अंदर नहीं आता। सोशल बंदा कौन होता है भाई, सोशल बंदा वो होता है जो सोसाइटी में उसको इंटरेक्ट करना आता है लोगों से। ठीक है, जैसे हम ये बोल सकते हैं इंटरेक्शन वो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कैसे करता है, क्या वो सोसाइटीज़ के रूल को ओबे करता है। सोसाइटी अगर वो कुछ अच्छा काम करती है तो उसको क्या देती है, रिवार्ड देती है। तो इस तरीके से जो पर्सन रहता है वो पर्सन सोशलाइज होता है। ठीक है, उसको पता होता है हाउ वी बिहेव इन अ पब्लिक प्लेस, हमें पब्लिक प्लेस के अंदर कैसे बिहेव करना है। तो अब इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक प्रोसेस है वो सोशलाइजेशन में नहीं आएगा। तो फर्स्ट देखिए, लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे, बिल्कुल करेगा। प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रूल, मतलब जो हमारी सोसाइटी के रूल्स होंगे उनको वो फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्ट करके रहता है तो उसके अंदर एक सोशल एटीट्यूड भी होगा। लेकिन क्या उसका बिहेवियर सिर्फ ये होगा कि वो ईगो सेंट्रिक है, मतलब खुद की ही ईगो, उसकी सोसाइटी के अंदर सब कुछ है, दूसरे बंदे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बिहेवियर एक सोशलाइज्ड पर्सन का नहीं होता। तो फोर्थ हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज़ मोस्टली विजिबल इन डांसर, एथलीट्स, सर्जन एट एक्स्ट्रा। ठीक है,
तो उसको हम किस तरह की वो बोलेंगे, इंटेलिजेंस बोलेंगे। तो देखिए ये जो हमारी इंटेलिजेंस है डांसर के अंदर होती है, एथलीट के अंदर होती है, सर्जन, ये सारों का काम फिजिकल होता है। तो इनके अंदर जो इंटेलिजेंस है ना वो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। अब एक इसमें देखा भाई लॉजिकल मैथमेटिकल, किसी से भी पूछ सकते हैं इंटेलिजेंस, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। गार्डनर ने जैसे 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई हैं, तो किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर इससे पूछा गया, हो सकता है आपकी बार किसी और से पूछ लें। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, जब एक पर्सन एबल होता है टू थिंक लॉजिकली, टू थिंक विद रीजन, आइडेंटिफाई द कनेक्शन बिटवीन द टर्म्स। तो इस तरीके से जब पर्सन फाइंड आउट कर पाता है तो उन पीपल के अंदर जो एक वो है भाई इंटेलिजेंस है, वो कौन सी है, वो हमारी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है। एक म्यूज़िकल इंटेलिजेंस मतलब जो म्यूज़िक से रिलेटेड उनकी रुचि होगी बिल्कुल, तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस है वो हमारी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। फिर एक होती है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारा, मतलब इस तरह के जो पर्सन होते हैं दे आर एबल टू सक्सेसफुली परसीव एंड डिराइव इनसाइट फ्रॉम विजुअल डाटा। एक विजुअल डाटा आपके आगे रख दिया, मतलब आपके पास कोई डाटा है जो आपको दिख रहा है, आपकी आंखों के आगे है, और उस डाटा से आप एक इंटरप्रिटेशन निकाल पाते हैं, परसीव कर पाते हैं कि ये डाटा क्या कहना चाहता है। तो एक तरह से माइंड लगाना हमारा यहाँ पे। तो ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है which this cognitive process in which the aptitude for understanding the visual information, हमने किसको अंडरस्टैंड किया, अपने कॉग्निशन से विजुअल इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया। ठीक है। रियल में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को, जो कि वर्ड हमारे सामने भी नहीं थे, फिर भी हमने उन चीज़ों को समझा, तो वो चीज़ें जो क्या है हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। ठीक है। तो ये कुछ भाई ये थी हमारी इंटेलिजेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एलिमेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो एक मिनट ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट इनमें से मतलब कौन सा नहीं है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के भाई 5 तरह के एलिमेंट हैं जो कि गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा नहीं है। ठीक है। तो फिर से माइंड में क्वेश्चन वही आएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, दूसरे के इमोशन को समझ पाता है, वो चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। अब जो एक मेनली अगर हम इसके 5 एलिमेंट की बात करें, तो इस तरह के बंदे एक तो सेल्फ अवेयर होते हैं भाई, सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर होती है, सेल्फ रेगुलेशन इन बंदों के अंदर होती है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन है वो मोटिवेटेड होते हैं, तो मोटिवेशन भी एक इसका एलिमेंट हो गया। ठीक है। वो दूसरों के प्रति एम्पैथी शो करते हैं, मतलब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ऐसा है तो क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं, दया नहीं दिखाते, पीटी नहीं दिखाते उनके प्रति, एम्पैथी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। एक ऐसे बंदों के अंदर भाई सोशल स्किल होती है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ मतलब वो हैं एलिमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के। लेकिन फिर क्वेश्चन है कि पूछा क्या है इन्होंने कि इनमें से कौन सा नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता। तो देखिए सब फर्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, सेकंड है हमारा सेल्फ मोटिवेशन जो कि होता है, थर्ड है हमारा एम्पैथी, और फोर्थ है हैंडलिंग रिलेशनशिप। तो भाई इनमें से जो नहीं है ना, ये भी उसको रिलेशनशिप को हैंडल करना आएगा, एम्पैथी है, सेल्फ मोटिवेशन है, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस उनके अंदर मतलब उद्यमी सामर्थ्यता उनके अंदर नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A student learn new concept such as carnivorous animal on the basis of word known by him such as tiger, dog, lion, leopard. This type of learning is as what? तो ये किस तरह की लर्निंग है, मतलब एक स्टूडेंट ने लर्न किया न्यू कॉन्सेप्ट को। न्यू कॉन्सेप्ट क्या था कि जो कार्निवोर्स एनिमल होते हैं किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स
नोन बाय हिम, मतलब बेसिस ऑफ वर्ड के बेस पे ही उन्होंने ये समझा कि कार्निवोर्स एनिमल होते हैं और कौन कौन से होते हैं, टाइगर होता है, डॉग है, लायन है, लेपर्ड है। तो भाई ये किस तरीके की लर्निंग है वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की लर्निंग दी गई हैं। हर लर्निंग के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो वैसे अगर हम इस लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। किस तरीके की लर्निंग है ये? सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग है। एक यहाँ पे वर्ड है भाई कोरिलेटिव लर्निंग। कोरिलेटिव लर्निंग क्या होता है? कोरिलेटिव लर्निंग एक मतलब वन ऑफ द एप्लीकेशन मॉडल हम बोल सकते हैं किसका? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या रिलेट किया गया है चीज़ों को और जब जाके कुछ लर्निंग हुई है, तो एक हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इसको बोल सकते हैं। एंड इट इज़ अ लर्निंग अप्रोच विच प्रिस्क्राइब कि डेट ऑल लर्निंग एक्टिविटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ स्टोरी। मतलब जितनी भी लर्निंग आप करा रहे हो ना बच्चे को, वो एक स्टोरी के अराउंड, मतलब एक स्टोरी के थ्रू, स्टोरी में कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू आप वो कराएं। ठीक है, प्रॉब्लम दे बच्चों को, प्रॉब्लम को उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो इस तरीके की जो लर्निंग है वो हमारी को रिलेटिव लर्निंग है। फिर है भाई सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। ये क्या है? ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है जो कब होता है? व्हेन द पोटेंशियली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज एब्जॉर्ब्ड इन इंक्लूसिव आइडियाज इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मतलब आपके पास कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है और वो आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाए, आपके कॉग्निशन में एब्जॉर्ब हो जाए, तो उस तरीके की जो लर्निंग है वो हमारी क्या है? सबऑर्डिनेट लर्निंग है। एक है भाई सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, जो कि इसका आंसर है वो हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह की लर्निंग कब होती है? व्हेन ए लर्नर लर्न एन इंक्लूसिव न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ बच्चे ने न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा ना। न्यू कॉन्सेप्ट क्या था? कार्निवोर्स एनिमल। और उस न्यू कॉन्सेप्ट को कैसे समझा उसने? अंडर विच आइडियाज इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आर एब्जॉर्ब। मतलब उन एनिमल्स के नेम याद किए न्यू कॉन्सेप्ट को और उनको एब्जॉर्ब कर लिया माइंड के अंदर। ठीक है, जैसे लॉट ऑफ एग्जाम्पल से उसने समझा कि कार्निवोर्स एनिमल जो कि फ्लैश खाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टाइगर होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल देके उनको समझाया गया। तो ये जो लर्निंग है भाई वो होती है हमारी सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। और एक होती है मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग, वो हम आगे क्वेश्चन में आएगा तब उसको करेंगे। एक होती है कॉम्बिनेशनल लर्निंग। कॉम्बिनेशनल लर्निंग में भी क्या होता है? मतलब बच्चे को कुछ आप समझा रहे हैं तो उसको किसी चीज़ के साथ कंबाइन करके, उस चीज़ का मॉडल वगैरह शो करके आप उसको समझाते हैं, तो उस तरीके की जो लर्निंग है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेटरी लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। मतलब इनमें से कौन सी एक टाइप नहीं है ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की? देखिए दो तरह के टेस्ट आए थे। एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आया था जिसमें हम बच्चे की लैंग्वेज के थ्रू उनकी इंटेलिजेंस को चेक करते हैं, और एक आया था ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जहां बच्चे की लैंग्वेज पे फोकस ना करके उनको कुछ मतलब उनकी इंटेलिजेंस को कैसे इवेलुएट किया जाता है। मतलब कुछ आप मेथड ऐसे यूज़ करते हैं जैसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो गया, मतलब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं और फिर हम पता लगाते हैं। तो इनमें क्या पूछा है कि इनमें से नोट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप कौन सी नहीं है? ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। ये टाइप नहीं थी ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की, ये वर्बल इंटेलिजेंस की थी। एक टाइप आर्मी बीटा शिकागो टेस्ट और रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये हमारी क्या है? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन फ्रिन ब्रेनर लॉ एंड लॉ एंड कस्टम्स, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो लॉ और कस्टम है आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। तो वो किस के एग्जाम्पल हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम की इसने बात की है, तो ये किसके एग्जाम्पल के अंडर आते हैं ये हमने बताना है।
तो भाई ये आते हैं हमारे मैक्रो सिस्टम के अंदर। जो ब्रॉन फैनब्रेनर्स था, उन्होंने एक इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी। क्या दी थी इन्होंने? एक इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी, आपको पता होना चाहिए। और वो जो थ्योरी है वो फोकस करती है ऑन द क्वालिटी एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड एनवायरनमेंट, कि जो चाइल्ड का एनवायरनमेंट है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस चीज़ पे ये थ्योरी फोकस करती है। और क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो इसको इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी बोला जाता है। ही स्टेट्स, उसने क्या कहा, डेट एज अ चाइल्ड डेवलप, जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है, सो द इंट्रैक्शन विद इन दीज एनवायरनमेंट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे वो डेवलप करता है तो उसकी इंट्रैक्शन अपने एनवायरनमेंट के साथ ना, अपने एनवायरनमेंट के साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो होता है, डेवलप होता है। एंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी कैन अराइज, क्यों हो रही है ये कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि चाइल्ड का फिजिकल और कोग्नेटिव स्ट्रक्चर, भाई फिजिकली भी वो बड़ा हो रहा है और कोग्नेशन भी उसका डेवलप हो रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या कहा है कि उसका जो चाइल्ड का फिजिकल है, कोग्नेटिव स्ट्रक्चर है, वो ग्रो करता है, वो मैच्योर करता है। तो वो क्या है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन उसकी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो ये मैक्रो सिस्टम की यहाँ पे बात करता है। भाई अब देखो, एनवायरनमेंट है स्टार्टिंग से लेके और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, तो क्या सिस्टम हुआ? ये मैक्रो सिस्टम। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, a stage of moral development during which an individual judges morality largely in terms of existing social norms or rule is known as which level of morality। तो इसे नैतिकता की कौन सी अवस्था बताया गया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है। तो ये कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज में बताया गया है भाई? ये कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी की बात करता है, नैतिकता का परंपरागत स्तर। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी हम पहले भी पढ़ा था, बाल किशोर जो होते हैं, किशोर जो अपराध करते हैं ना, उनको डेलिंक्वेंसी बोला जाता है। तो इनमें से एक कोज क्या नहीं है? देखिए, फिजिकल डिफेक्ट नॉट द कोज, पॉवर्टी, फेलियर, प्रॉपर होम एनवायरनमेंट, ये तीनों तो मतलब कहीं ना कहीं रीजन है कि बच्चा अपराधी बन जाए, डेलिंक्वेंसी में आ जाए। लेकिन अगर आप उसको एक प्रॉपर होम एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो वो कोई भी रीजन नहीं है डेलिंक्वेंसी का। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रिलेटेड विद कॉग्निशन, इनमें से हमारे माइंड से रिलेटेड क्या नहीं है? क्या? परसेप्शन, थिंकिंग, वॉकिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब देखिए, कोग्निशन में ना हमारे माइंड की बात हो जाती है, ब्रेन की। ठीक है, अब ब्रेन में क्या होता है, चीज़ों का परसेप्शन भी होता है, मतलब प्रत्यक्ष बोध होता है जब आप कुछ पढ़ते हैं। आप ब्रेन के थ्रू थिंक भी करते हैं, आप ब्रेन में ही कॉन्सेप्ट को भी बनाते हैं। लेकिन वॉकिंग हमारे लिम्ब से होती है, लिम्स से होती है, उसका हमारे कोग्निशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भाई, out of the following which alternative show characteristic of concrete operational stage given by जीन प्याजे। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका? जीन प्याजे की स्टेज का, और वो स्टेज कौन सी है? हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 3, द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ड सिम्बॉलिकली, कि जो एक बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, वर्ल्ड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करता है। कौन सी एज में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। सभी को पता है भाई, जीन प्याजे ने 4 स्टेज दी थी। ठीक है, और कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेज उन्होंने बताई है। सबसे पहले उनकी जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। कई बार इनकी एज ग्रुप भी हमसे पूछ ली जाती हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से स्टार्ट होती है, और ये होती है हमारी 18 से 24 महीने तक बच्चे के। फिर सेकंड आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसको टोडलर हुड के नाम से भी जाना जाता है, इस स्टेज को टोडलर हुड।
ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो एज ग्रुप होता है वो भी हमारा 18 to 24 मंथ थ्रू अर्ली चाइल्डहुड, मतलब 4 मंथ से 24 मंथ से लेके ये रहती है हमारी 7 साल तक, ठीक है, 7 साल तक ये रहती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज तक आप कह सकते हैं। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट, जो कि हमसे यहाँ पे पूछी गई है। इसका जो एज ग्रुप है वो 7 से लेके 11 तक होता है। और लास्ट होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, और ये एडोलसेंस से लेके हमारे अडल्टहुड तक चलती है। तो ये पूछा था इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बॉलिकली। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन, इनमें से एक मोटिवेशन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है वो बताना है। तो देखिए, पहले भी मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, सभी को पता है भाई मोटिवेशन क्या होता है। जब हम किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ठीक है, अपने वर्क से, या जैसे हमने लीडरशिप की थ्योरी पढ़ी है, तो एक लीडर क्या होता है, वो मोटिवेट करता है अपने फॉलोअर्स को कि जो भी एक लीडर बोले वो उसको फॉलो करे। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं मोटिवेशन इज़ रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग एंड स्टिमुलेटिंग एन इंडिविजुअल, कि वो एक्ट करे इन अ सर्टन मैनर। और वो मैनर क्या होगा, जो एक लीडर चाहेगा, जो बंदा चाहता है उसी मैनर में वो बंदा एक्ट करे, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो मोटिवेशन है वो क्या करती है, एनकरेज करती है एम्प्लॉय को, ठीक है। कई बार देखा होगा ना, किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में एनकरेज किया जाता है एम्प्लॉय को, जो भी बॉस होता है, लीडर होता है, कि वो परफॉर्म करे बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी का बेस्ट वो दें और अचीव कर सके डिज़ायर गोल एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो ये मोटिवेशन होता है। अब इन्होंने पूछा है कि कंपोनेंट इनमें से क्या नहीं है मोटिवेशन का, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा भाई रोट मेमोरी। नीड्स होती हैं तो भी बंदा मोटिवेट होता है, ड्राइव्स होती हैं बंदा मोटिवेट होता है, इंसेंटिव किसी को दिया जाता है किसी काम के बदले तो भी बंदा मोटिवेट होता है, लेकिन रोट मेमोरी का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट मेथड पूछा है भाई पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा रिमूविंग ऑफ हर्डल्स, मतलब डायरेक्ट मेथड यही है, बाकी ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु प्रपोज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी ये कहती है कि जब बंदा सोसाइटी में रहता है तो वो अलग अलग लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, सबके कल्चर से वो इंटरेक्ट होता है और इस तरीके से उसका कोग्निशन डेवलप होता है। तो ये बात जो बोली थी भाई, ये बोली थी हमारी लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट देखिए, incorporation of new information into existing mental framework is known as what, मतलब क्या है, आपके माइंड के अंदर कुछ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो अब उसमें कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। जैसे आपको पता है कि जो जिनकी 4 टांगे होती हैं ना वो सारी काव होती हैं, लेकिन अब आपको पता चला कि जो जिनकी 4 टांगे वो सिर्फ काव ही नहीं होती, और भी कई तरह के एनिमल हैं। तो ये जो आपके माइंड में एक एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क था, लेकिन अब उसमें आपने न्यू नॉलेज को इनकलकेट कर लिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब न्यू नॉलेज का एसिमिलेशन होता है एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और फिर जब वो नॉलेज फुल हो जाती है तो क्या होता है, अकोमोडेशन, और लास्ट में किसकी स्टेज आती है, इक्विलिब्रेशन की। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल द टीचर शुड, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट वो उनकी कर सके तो एक टीचर को बच्चों के लिए मतलब क्या करना चाहिए, क्वेश्चन है ये। तो ये है भाई कि जो टीचर है ना वो डेवलप करे लव और अफेक्शन अपने बच्चों के लिए, तभी उसका वो क्या कर सकता है, बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट कर सकता है। एज ग्रुप पूछी है लेट चाइल्डहुड की, एक 2 तरह का होता है चाइल्डहुड स्टेज, एक अर्ली स्टेज
फेज होती है और एक लेट स्टेज होती है, लेट चाइल्डहुड। तो यहाँ पे किसका एज ग्रुप हमसे पूछा है, लेट चाइल्डहुड का, तो ये होता है 6 से 12 साल। हु वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ NDI मोटिवेशन फार्मूला, तो ये मोटिवेशन फार्मूला दिया था, ये पूछा है भाई किसने दिया था, NDI मोटिवेशन से रिलेटेड ये फार्मूला था, तो ये दिया था भाई हिलगार्ड ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो प्रो फाउंडर थे NDI मोटिवेशन फार्मूला के, और वो क्या कहते थे, अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड, द इंसेंटिव इज समथिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड एंड दस रिड्यूस द ड्राइव थ्रू कंज्यूमेटिव एक्टिविटी। ये कहना चाहते थे कि मतलब ना हमारे आउटर एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इंसेंटिव कुछ है, अगर आप बंदे को किसी को इंसेंटिव दोगे तो उससे उसकी नीड क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, और नीड सेटिस्फाई होगी तो उसकी ड्राइव क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल लो, ड्राइव है आपको कि आपको भूख लगी है, ठीक है, तो ये आपकी ड्राइव है, आपके अंदर हंगर है। अब आपकी नीड क्या हुई कि आपको फूड चाहिए, और वो फूड क्या हो गया आपके लिए, आपकी नीड हो गई। अब आपको किसी ने फूड दे दिया तो उसकी तरफ से आपके लिए फूड क्या है, इंसेंटिव हो गया। तो जब आप उस फूड को खाएंगे तो आपकी नीड, आपकी ड्राइव क्या होगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। किसके थ्रू, एक कंज्यूमेटिव एक्टिविटी, मतलब आपने उसको कंज्यूम किया ना, तो उस एक्टिविटी के थ्रू आपकी ड्राइव और आपकी नीड दोनों क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड वाज यूज्ड बाय द थ्रस्टन फॉर इंटेलिजेंस। थ्रस्टन ने इंटेलिजेंस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, तो ये किया है भाई प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटीज़ और एरिया मे नॉट बी कंसिडर्ड एज को स्कॉलेस्टिक आस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर, मतलब इनमें से हम किसको कंसिडर नहीं कर सकते। एक तो स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी होती है भाई स्कूल में, एक को स्कॉलेस्टिक होती है। स्कॉलेस्टिक जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, सारे सब्जेक्ट से जो हम स्टडी करते हैं, और को स्कॉलेस्टिक मतलब जो भी हम स्टडी के अलावा करते हैं वो सारी एक्टिविटी। तो इनमें से हम को स्कॉलेस्टिक में किसको नहीं रखेंगे ये बताना है। तो देखिए सोशल स्किल को स्कॉलेस्टिक है, एटीट्यूड वैल्यू, क्रिएटिव स्किल, लेकिन आपके जो करिकुलर सब्जेक्ट है वो को स्कॉलेस्टिक में नहीं आता। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज स्टैब्लिश्ड बाय हुम, ये मैंने अपनी थ्योरी की क्लास में भी आपको बताया था कि जो ये लेबोरेटरी है ये किसने स्टैब्लिश की थी सबसे पहले, तो ये किसने की थी भाई, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वुंट ने, ठीक है, लिप्जिंग के अंदर। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज इवन इफ दे अडोप्ट द बिहेवियर, ड्रेस, हेयर स्टाइल ऑफ द अदर जेंडर, मतलब चिल्ड्रन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि उनका जेंडर चेंज नहीं होगा, चाहे कोई लड़की लड़कों की तरह बिहेव करे, उनका ड्रेसअप ले ले, उनका हेयर स्टाइल ले ले। तो ये जो चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जेंडर कंसिस्टेंसी। भाई वो जेंडर चेंज नहीं होगा सिर्फ उनका हेयर स्टाइल लेने से, उनकी तरह बिहेव करने से। नेक्स्ट है, असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी इज़ नोन एज विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन, मतलब आपको एक बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का आकलन करना है, उसके समग्र विकास का आकलन करना है, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, तो ये रहेगा भाई कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है। 24 का करेक्ट ऑप्शन है, कॉन्टीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों नहीं आएंगे, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म, अब क्वेश्चन है कि इनमें से डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा नहीं है। तो देखिए डिफेंस मैकेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा काम किया है ना वो सिगमंड फ्रायड और उनकी एक स्टूडेंट थी एना फ्रायड, दोनों ने किया था भाई। उन्होंने बताया था ये डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, आप इसको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम
से भी जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं, उनका ही सबसे ज़्यादा काम रहा है इस फील्ड के अंदर। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा नहीं है। तो देखिए ये तीनों तो भाई डिफेंस मैकेनिज्म है, रैशनलाइजेशन, कंपनसेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑल थ्री आर डिफेंस मैकेनिज्म, लेकिन एसोसिएशन कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, आप डिफेंस मैकेनिज्म को क्यों अपनाते हैं? होता क्या है डिफेंस मैकेनिज्म? एक तरह का एक्ट आउट करना, ठीक है, ताकि आप अपने स्ट्रेस से कोप कर पाएँ, अपने आप को एंगेज कर पाएँ किसी और एक्शन में, रादर देन एक्नॉलेजिंग एंड बियरिंग सर्टन फीलिंग। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि मतलब ना आप इस तरीके से एक्ट करते हो कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाएँ। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी को ये बताने के बजाय कि आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, आप क्या करेंगे? आपके हाथ में जो भी चीज़ होगी ना उसको तेज से दीवार से मारेंगे। आप बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन आप उसको दीवार से मार रहे, ताकि आपका इंटरनल जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाए, स्ट्रेस का लेवल आपके अंदर कम हो जाए। तो ये हमारा क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये तीनों डिफेंस मैकेनिज्म है। हम इसको थ्योरी क्लासेस लेंगे तब डिटेल में भी पढ़ेंगे। और एसोसिएशन कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज। ये कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है वो बताना है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, वो बच्चा क्या सोचता है कि कोई चीज़ अगर आपकी आंखों से आंखों के आगे से चली गई तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट ट्राई टू लर्न बाय इमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ये रहेगा डिस्कवरी लर्निंग। स्टूडेंट ट्राई टू लर्न न्यू रूल्स को वो लर्न करने की कोशिश करता है किसी लर्निंग मटेरियल से, तो वो उस बच्चे के लिए क्या है? डिस्कवरी लर्निंग। 28 का देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फोर्थ लेवल ऑफ टेलर लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। तो टेलर ने भी अपनी क्रिएटिविटी थ्योरी के अलग अलग लेवल दिए हैं, तो इनमें से यहाँ हमसे फोर्थ लेवल पूछा गया है, तो भाई ये है इनोवेटिव क्रिएटिविटी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस। इनमें से एडोलसेंस का एक नाम कौन सा नहीं है? एक तो देखो जो एडोलसेंस स्टेज होती है ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड का। ये प्रॉब्लमेटिक एज होती है। ये स्टेज ऑफ स्ट्रेस, बच्चा स्ट्रेस में रहता है क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। लेकिन ये एक स्मार्ट एज नहीं है। स्मार्ट एज चाइल्डहुड को बोला जाता है, एडोलसेंस को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडजस्टमेंट इज। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे गुड एडजस्टमेंट के? क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी? क्या ऐसे बंदे इमोशनल अनस्टेबल होंगे? क्या वो इरेगुलर लाइफ हैबिट होगी, मतलब अनियमित दिनचर्या? तो इस तरह के बंदे तो एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते लाइफ के अंदर। उन बंदों के अंदर जो एडजस्टमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लाइफ में, उन बंदों के अंदर क्या होती है? टॉलरेंस होती है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे सीडीपी के। होप करती हूँ कि सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एवरीवन।